एक बच्चे के लिए उसका बचपन कितना ज़रूरी होता है। हर बच्चे का हक होता है कि वो महफूज बचपन गुजारे, स्कूल जाए, खेले, सीखे, ख़ुद को एक्सप्रेस करे और बग़ैर किसी डर के बड़ा हो। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए बचपन सिर्फ़ एक ख़्याल बनकर रह गया है। कुछ बच्चे स्कूल की जगह वर्कशॉप्स और घरों में काम कर रहे हैं। कुछ कम उम्री में शादियों का बोझ उठा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां उनकी सेहत, तालीम और सेफ्टी तक गारंटीड नहीं है। सवाल ये है कि आखिर हम अपने बच्चों को किस तरह का मुआशरा दे रहे हैं, और जब बच्चों के बुनियादी राइट्स ही प्रोटेक्ट ना हो सकें तो इसका असर सिर्फ उनकी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि पूरे मुआशरे पर होता है। मैं हूँ इकरा मंजूर और नो योर राइट्स के आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स की ग्राउंड रियलिटीज़, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिजेस, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन लॉस और उन सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बात करेंगे जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सैयद मिकदाद मेहदी, जो चाइल्ड राइट्स पर काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ की सूरत हाल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर चाइल्ड राइट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए या मेरे लिए जानना ज़रूरी होगा कि पाकिस्तानी लॉ में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। थैंक यू सो मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक तो टॉपिक है। बच्चों के हकूक़ पर बात करना, बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। बच्चों के हकूक़ क्या हैं, बच्चा कौन है, अक्सर ये हमारे मेन स्ट्रीम डिबेट्स में बातें नहीं आती। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि बच्चे की तारीफ़ किस तरीके से हमारी लेजिस्लेशन में की गई है या कानून कैसे इसको डिफ़ाइन करता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिफरेंट जो लेजिस्लेशन होती रही मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर और मुख्तलिफ़ कवानीन जो मौजूद हैं, तो कोई एक डेफिनेशन के ऊपर लॉ एग्री नहीं करता। मुख्तलिफ़ लॉज के अंदर मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस आती हैं। मसला ये नहीं था कि मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस होनी चाहिए, एटलीस्ट उनको अलाइन होना चाहिए। हमारी जब भी रिपोर्ट सबमिट होती है यूएनसीआरसी की, तो उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर आती है कि आपके लॉ के अंदर जो चाइल्ड को डिफ़ाइन करते हुए डेफिनेशन है वो कोहेरेंट नहीं है एक दूसरे के साथ। कहीं पर 18 साल है, कहीं पर 15 साल है, कहीं पर 14 साल है। मैं आपको मिसाल दूंगा तो चाइल्ड लेबर की अगर देखें तो मिनिमम एज जो है पंजाब के अंदर 15 साल है, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में 14 साल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 11 कहता है कि आर्टिकल 11 में चाइल्ड लेबर की जो बात की गई है वहाँ पर जो एज डिफ़ाइन की गई है वो 14 ईयर है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सेम चैप्टर के अंदर आर्टिकल 25A को देखें तो वहाँ पर जो एज डिफ़ाइन की गई है वो 16 ईयर है। यानी कंपलसरी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी बच्चों के लिए मुफ्त और बुनियादी तालीम जो है वो 16 साल तक की उम्र के लिए ज़रूर स्टेट प्रोवाइड करेगी। और दूसरी तरफ अलाउ भी कर देती है कि 14 साल की उम्र के बाद वो चाइल्ड लेबर कर सकता है, यानी वो हज़ार्डस प्लेसेस पे चाइल्ड लेबर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ईयर लिखी है आर्टिकल 11 में। तो ये हमें तजाद तो कॉन्स्टिट्यूशन की दो प्रोविजंस में ही नज़र आता है, एक चैप्टर के अंदर नज़र आता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ लॉज़ के अंदर हमें मुख्तलिफ़ उम्रें मिलती हैं। पिछले कुछ अर्सा के दौरान जितने लॉज़ पास हुए हैं उसमें कोशिश की गई है कि एज को जो है यूनिफॉर्म किया जाए। जो यूनाइटेड नेशन का चाइल्ड राइट कन्वेंशन है जिसके हम सिग्नेटरी हैं, 1990 में हमने उसको साइन किया था। तो उसके बाद से ये हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम अपनी लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करते, उसको बेहतर करते, उसके अंदर जो एज के हवाले से रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो करते। तो पिछले कुछ अरसे में जितनी लेजिस्लेशन हुई हैं उनके अंदर 18 ईयर्स रखने की कोशिश की गई है, एक्सेप्ट चाइल्ड लेबर। जो लेजिस्लेशन है फॉर एग्जांपल हमारा एनसीआरसी का जो बिल है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसमें 18 साल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के चारों सूबों में जो लॉ पास हुए उसमें 18 साल है। अभी रिसेंटली जो चाइल्ड मैरिजेस पे डिबेट चल भी रही है और लेजिस्लेशन हो भी रही हैं सूबों के अंदर भी और फेडरल भी, तो उसके अंदर भी 18 साल रखी गई है। तो खैर देर आए दुरुस्त आयद, हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं 18 ईयर्स के ऊपर एग्री करने के हवाले से, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग डिबेट के 18 साल बेंचमार्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे यहाँ बालिग जल्दी हो जाते हैं, यहाँ पर बच्चे 18 साल वाले बड़े कंसीडर होते हैं। इस किस्म की बातें हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड है वो 18 साल है कि एटलीस्ट हम बच्चे को जब डिफ़ाइन करें तो उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले अगर इस सारी चीज़ को अगर हम समराइज़ करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा वो होता है जो पैदा होने से लेकर 18 साल की उम्र तक जी बिल्कुल, वो कोई भी हो, बिल्कुल, नो मैटर व्हाट द जेंडर, बिल्कुल।
वो एक बच्चा कंसिडर वो होगा बच्चे की एंड इट हैज़ डेफिनेशन में आता चाइल्ड है। राइट्स देन। बिल्कुल, वो बच्चे की डेफिनेशन में आता है। अपनी पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक उसको वो तमाम प्रिविलेजेस और वो तमाम राइट्स जो हैं वो मिलेंगे जो लॉ देता है। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, अगर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की सर्विसेज हैं, तो वो 18 साल तक सारा लॉ जो है वो उसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी हमने बात की कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे लॉ में, स्पेशली रिगार्डिंग चिल्ड्रन, उनकी एज, जो कि बहुत मुझे लगता है एक बहुत सीरियस टॉपिक है हमारी स्टेट के लिए टू लुक ऑन टू। लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसमें मेरा ख़्याल है कि लेजिस्लेटर की कह लें कि कम इल्म ही कह लें, क्योंकि इसमें डिबेट्स नहीं करवाई जाती हैं हमारे यहाँ, लॉज को थारो जो है वो नहीं किया जाता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पंजाब के अंदर चाइल्ड लेबर के 2 कवानीन पास हुए 2016 के अंदर। Okay. एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एट ब्रिकलिन्स एक्ट 2016 पास हुआ, जिसके अंदर उम्र रखी गई 14 साल, और सेम मंथ के अंदर चाइल्ड लेबर को जो है वो डील करने की जनरल चाइल्ड लेबर का लॉ जो है वो पास हुआ, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016। दोनों लॉ सेम टाइम पे पास हुए। एक के अंदर उम्र 14 साल रखी गई, एक के अंदर 15 साल रखी गई। यानी जो ब्रिकलिन के ऊपर काम करने के लिए बच्चे को डिफाइन किया गया और मिनिमम एज रखी गई वो 14 ईयर रखी गई, और एक जर्नल जो एज रखी गई जो जर्नल लॉ है उसके अंदर 15 साल रखी गई। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा जब लेजिस्लेशन के जो मोस्टली पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस हवाले से ज़्यादा डिबेट्स नहीं करते, उसको पब्लिक में नहीं लेकर आते, डिस्कस नहीं करते, और अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते, क्योंकि हमने इन द एंड अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी देखना होता है, जिसमें हमने प्रॉमिस किया होता है कि हम इनको फॉलो करेंगे, इनको इंश्योर करेंगे। तो आई थिंक कि ये लेजिस्लेटर के पार्ट पे एक सर, डू यू थिंक कि इसकी वजह ये हो सकती है कि बिकॉज एक बच्चा अपने लिए ख़ुद तो नहीं बोल सकता, चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड लॉज। अब ख़वातीन के लिए कोई लॉज हैं, ख़वातीन बोल रही हैं अब, तो आई थिंक स्टेट निगलेक्ट कर रही है क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है बिल्कुल अपने लॉज, बिल्कुल बिल्कुल अपने ये क्वेश्चन राइट्स के बारे में, ये इस वजह से। बिल्कुल ये क्वेश्चन जब भी होता है तो हम यही एक बात करते हैं कि बच्चे के पास वोट का राइट नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता, इसलिए उसकी से नहीं है। That's ठीक है ना। that's और also true. आप देखें यूथ के ऊपर बड़ा काम होगा, आप देखें ख़वातीन के हवाले से लेजिस्लेशन हो जाएगी, बाकी इश्यूज़ के ऊपर लेजिस्लेशन आपको नज़र आएगी, लेकिन बच्चों की के हवाले से जब भी लेजिस्लेशन होती है, अव्वल तो वो इग्नोर्ड एरिया है, उसके ऊपर बहुत मुश्किल से कुछ लेजिस्लेशन आप देखें कि लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर कुछ लेजिस्लेशन हुई है। अदरवाइज़ तो इसके ऊपर हमारे पास कोई ऐसे कवानीन मौजूद नहीं थे जो चाइल्ड फ्रेंडली जिनको कह सकें, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से हो जाए, बच्चों की दीगर मामलात के हवाले से हो जाए, तो हमारे पास बहुत कम लेजिस्लेशन थी। तो ये एक इग्नोर्ड एरिया था, और उसकी रीज़न हमें यही नज़र आती थी कि चूँकि बच्चों ने वोट नहीं देना तो इनको पसे पुश्त रखो, और बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है आप लेजिस्लेशन करो, उनके लिए बजट भी मुख्तस करो, उनके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस करो, लेकिन बाकी ये एक रीज़न वाकई नज़र आती है। राइट। अच्छा सर, इसके साथ ही हम चाइल्ड राइट्स की अगर बात करें आज के पाकिस्तान में, तो आपके ख़्याल में या हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हवाले से ओवरऑल बच्चों की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में, स्पेशली चाइल्ड लेबर के हवाले से? कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने बच्चों को एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, कितने बच्चे चाइल्ड मैरिजेस से इफ़ेक्टेड हैं? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास मौजूद नहीं हैं। मुख्तलिफ चाइल्ड राइट्स के इश्यूज़ हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फिगर जो अभी बहुत सालों से हम कोट कर रहे हैं कि 2.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और ऑब्वियसली अगर वो आउट ऑफ स्कूल हैं तो वो अगर स्कूल नहीं जाते तो वो ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, कहीं पे किसी के घर में काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, किसी और जगह पर वो काम कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड लेबर में भी हैं। हमारे पास चाइल्ड लेबर के जो सर्वे भी आए हैं उनमें अगेन मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, उनके अंदर एग्जैक्टली कोई फिगर हम नहीं कोट कर सकते, लेकिन एक बड़ी तादाद बच्चों की अगर स्कूल से बाहर है तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड लेबर के अंदर भी मौजूद है, वो वल्नरेबल है दीगर अब्यूज़ की जो फॉर्म्स हैं जिसमें चाइल्ड मैरिज भी है। एक तो एक कह सकते हैं कि ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा एक नंबर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुख्तलिफ इशूज़ का शिकार है, जिसमें चाइल्ड लेबर भी है, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर भी है, चाइल्ड मैरिजेस भी है, और दीगर जो चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास राइट टू एजुकेशन हमने 18वीं तरमीम के अंदर बच्चे को हक़ दिया कि उसको बुनियादी तालीम मुफ्त दी जाएगी।
हर बच्चा स्कूल में होगा, स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी हमने तो क्या उठा ली। तालीम मुफ्त दी जा रही है? ये एक अब देखें इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न डाल दी और उसके बाद सूबों को कहा कि इसके ऊपर वो लेजिस्लेशन करें। अब सूबों ने लेजिस्लेशन की, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के एक्ट चारों सूबों ने और आईसीटी ने अपना अपना लॉ पास कर दिया। लेकिन लॉ पास होने के बावजूद भी, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में देखा जाए तो कमिटमेंट का ये हाल है कि अगर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2013 में पास हुआ तो 2022 तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। वो इम्प्लीमेंटेशन तब होनी थी जब उन्होंने नोटिफाई उसको करना था, तो उसको नोटिफाई नहीं किया था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का ये हाल है। लेकिन लॉ पास हो कर लेने से अगर कमिटमेंट नहीं है उसके, आप उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो फिर फ़ायदा नहीं है। हमने प्राइवेट स्कूलों को बाउंड करना था कि एक ख़ास सर्टन जो तादाद है वो जो ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, उनको वो एडमिशन दें। अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके पूछें कि आपके स्कूल में कितने बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये मेरा ख़्याल है कि इंतज़ामिया के पार्ट पे फेलियर है कि हम उस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं करवा सके जिसकी वजह से जो बच्चों की शरह तालीम है या बच्चों का स्कूल में एडमिशन है और बच्चों की ड्रॉप आउट की जो रेशो है उसको कम कर सकें, या बच्चों के स्कूल के एडमिशन की जो तादाद है उसको बढ़ा सकें। अभी कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जिसमें स्कूलों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि हम आइंदा आने वाले कुछ सालों में कुछ बेहतरी देखेंगे, लेकिन एट द टाइम बीइंग एजुकेशन के हवाले से काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। राइट सर, इसी के साथ जैसे हमने बात की है कि इतने ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, राइट टू एजुकेशन जो है हमारा लॉ है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। डू यू थिंक, और इतने बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, कितने बच्चे बच्चियाँ चाइल्ड मैरिजेस से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, डू यू थिंक कि हम इसे चाइल्ड राइट्स क्राइसिस कह सकते हैं इन पाकिस्तान? बिल्कुल, ये चाइल्ड राइट्स में अगर देखा जाए तो बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो हमारी स्टेट के पार्ट पे इग्नोर हैं। हम सर्वाइवल के राइट्स देख रहे हैं, बच्चों की शरह मवाद देख लें। हमारे यहाँ सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं, अर्बन एरियाज़ के अंदर भी बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो डेथ का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। सम टाइम हम कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ऊपर चले जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के इशू, तालीम, उनके लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिसमें खेलों का रुझान है, उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। उनके लिए सेफ़ सिटीज़ या सेफ़ सोसाइटीज़ नहीं है हमारे पास। फिर इसी तरह प्रोटेक्शन के इश्यूज़ हैं जिसमें अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन के मामलात हैं, चाइल्ड पार्टिसिपेशन के मामलात हैं। तो मेरा ख़्याल है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक चाइल्ड क्राइसिस वाली सूरत हाल हमें नज़र आती है। बावजूद इसके कि पिछले कुछ अरसे के दौरान लेजिस्लेशन हुई है, लेकिन क्राइसिस अभी भी मौजूद है। हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, हमें मोर बजटरी एलोकेशंस चाहिए इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है जब ये रियासत की प्रायोरिटी हो। तो सर, हम लॉज की भी बात करते हैं, लेजिस्लेशन की भी और स्टेट की भी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस बीइंग ह्यूमंस लिविंग इन अ सोसाइटी, अस बीइंग पाकिस्तानीज लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ सोसाइटी ने बड़ा ही नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज़ को कि बच्चे काम कर रहे हैं। अभी भी हम किसी वर्कशॉप पे चले जाएं, कोई ना कोई बच्चा हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा जो काम कर रहा होगा। होटल्स पे चाय बेच रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प रखी हुई है लोगों ने, अंडर एज है बच्ची, अपने वो अभी खुद बच्ची है और वो उनके बच्चे संभाल रही हैं। ये बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुका है। इसका एक तो मुझे बताइए रीज़न क्या है कि इतना नॉर्मलाइज क्यों हुआ है डिस्पाइट लेजिस्लेशन, अगर स्टेट देख रही है इस चीज़ को। सेकेंडली, इसका हल क्या है कि इसे हम, जो सोसाइटी इतनी डिसेंसिटाइज हो चुकी है, क्या वो सेंसिटाइज हो सकती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमने सोसाइटी को उस तरीके से रियलाइज़ ही नहीं करवाया कि बच्चे के क्या क्या हकूक़ हैं। हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे घर में अगर बच्चा इसलिए अपॉइंटेड है कि वो गेट खोलने के ऊपर मामूर है। हमारा अपनी ही उम्र के बच्चे को स्कूल तैयार करके भेजने के लिए हमने अपने घर में बच्चा रखा हुआ है, या वर्कशॉप के ऊपर बच्चा है, या किसी और फैक्ट्री के अंदर है, या किसी और मुश्किल जगहों पर वो अगर काम कर रहा है, तो हमने रियलाइज़ ही नहीं कराया कि बच्चे के कितने राइट्स इग्नोर हो रहे हैं, नज़रअंदाज किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हमारी सोसाइटी में इसको
बुरा नहीं समझा जाता। वो समझते हैं कि शायद ये गरीब का बच्चा मैंने अपने घर में रख दिया तो मैंने कोई फेवर किया है। ये एक माइंडसेट है। अगर हम होटलों के अंदर जाकर देखें तो बहुत छोटी उम्र के बच्चे उन्होंने उठाए होते हैं, या तो खाना खाते हुए उनका मुंह दूसरी साइड पे करवा कर उनको बिठाया होता है, या होटल के बाहर उनको बिठा दिया जाता है। बहुत मतलब ये डायलेमा है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि उस बच्चे के भी हुकूक उतने हैं जितने आपके अपने घर में बच्चे मौजूद हैं। चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों की जो डेथ रिपोर्ट हुई वो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर या घरेलू बच्चा मजदूरी के दौरान बच्चों की डेथ रिपोर्ट हुई सिंस शाज़िया मसीह केस जो लाहौर के अंदर हुआ था। उस केस से लेकर अब तक जितने भी केसेस हुए हैं वो वर्स्ट फॉर्म थे, यानी उसमें बच्चों की डेथ ही ना सिर्फ रिपोर्ट हुई, वायलेंस का शिकार हुए बच्चे। ईद के ऊपर बच्चे ने गोश्त निकाल कर खा लिया तो मार के मार दिया, किसी के तोते उड़ा दिए तो बच्चे को मार दिया, किसी को गटर में डंप करके मार दिया, किसी को थप्पड़ मार के मार दिया एम्प्लॉयर ने। तो ये घरों के अंदर काम करने वाले बच्चों की जो है सिचुएशन है। इसके अलावा फैक्ट्रियों के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर जो उनका हाल होता है, वहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे होते हैं, वायलेंटली वो डील हो रहे होते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली। अब अगर दुनिया के दूसरे ममालिक की अगर एग्जांपल्स देखें तो उन्होंने रेगुलराइज़ किया। उन्होंने कहा कि बच्चे का काम करना या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना कोई इतना बुरी चीज़ नहीं है। अगर वो ILO भी ये कहता है कि अगर एक बच्चे की सेहत डिस्टर्ब नहीं हो रही या मुतासर नहीं हो रही, अगर बच्चे की एजुकेशन मुतासर नहीं हो रही, अगर बच्चे की मोरालिटी या उसका करैक्टर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, या उसका पोटेंशियल नहीं छीना जा रहा, तो आप वो बच्चे को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे यहाँ दोनों एक्सट्रीम है। हम बच्चे से या तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करवाना चाहते, और या बच्चा सिर्फ काम ही करेगा, वो एजुकेशन की तरफ या तालीम की तरफ वो जाएगा ही नहीं। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे आपने ILO की बात की, उन्होंने मेंशन किया है कि इस सूरत हाल में बच्चा काम कर सकता है, क्या ऐसा पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बच्चे से इस तरह काम कराया जाए कि उसका देखिए, पोटेंशियल अगर इफेक्ट ना कमिटमेंट हो और हमारे पास विल हो तो हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल हमने सियालकोट के अंदर फीफा ये जो हमारे जो फुटबॉल बन के जाते हैं वहाँ उस इंडस्ट्री को हमने क्लियर किया, उसको चाइल्ड लेबर फ्री किया। तो इट मीन्स अगर वहाँ पर वो चाइल्ड लेबर फ्री हो सकती है तो हमारे हर सेक्टर में हो सकती है। इसके लिए कमिटमेंट और विल की ज़रूरत होती है। इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि बच्चे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स भी सीख सकते हैं, एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इकॉनमी के अंदर। लेकिन उसके लिए हमें अगेन हमारे जो कह लें कि जो करता धरता है उनकी कमिटमेंट की ज़रूरत है। जो एम्प्लॉयर है उसको समझाने की ज़रूरत है कि आप अगर बच्चे को इंगेज करते हैं तो इस उम्र तक आप इंगेज कर सकते हैं, इससे नीचे इसका राइट सिर्फ राइट टू एजुकेशन है। आप अगर ये बात उनको समझाने में कामयाब हो जाए तो फिर ही बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ वो सस्ती और चीप लेबर के चक्कर में बच्चे को रखता है, जो उसने मिनिमम वेज किसी मज़दूर को देनी है उसके बराबर में वो 2-3 बच्चे रख कर वो काम जो है वो करवा रहा होता है, तो वो अपना फ़ायदा देख रहा होता है। तो जो जब तक हम उनके जो है अवेयरनेस को रेज़ नहीं करेंगे, जब तक उन तक ये मैसेज नहीं पहुँचाएंगे, आई थिंक ये बहुत मुश्किल काम है। और अगेन इसके अंदर हमारे इदारों को, खुसूसन लेबर डिपार्टमेंट या दूसरे जो कंसर्न चाइल्ड प्रोटेक्शन की एजेंसीज़ हैं, उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है सर, चाइल्ड लेबर की अगर हम जिस तरह बात को लेकर चल रहे हैं, आई वांना डाइव डीप इनटू दिस कि ये जो बच्चे हम देखते हैं जो लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आते कहाँ से हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादातर किस तरह का होता है कि उन्हें लेबर करनी पड़ती है, और किस तरह के भी सर्कमस्टांसिस में होते हैं कि वो पुश किए जाते हैं कि आप लेबर करें। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं ना, तो हम डिमांड साइड को ज़्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ पर इनके घर में बच्चा काम कर रहा है, इनकी वर्कशॉप पे काम कर रहा है, लेकिन सप्लाई साइड को कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं उसमें अक्सर हम जो है वो एनालाइज नहीं कर पाते या हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पाकिस्तान में हम जानते हैं सबके एक बॉम्ब की शक्ल है ये जो पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रुझान है, और उसकी वजह ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो सूरत हाल है उसका सक्सेसफुली जो है वो कह लें कि इंटरवेंशंस उसकी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग ये नहीं समझ पाते। वो समझते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो होंगे तो हमारा वो सर्वाइवल है, उसकी वजह से हम जो है वो करते हैं। इसके पीछे क्या यही माइंडसेट है कि जितने बच्चे होंगे हम उनसे उतना ज़्यादा काम लेंगे? तो बिल्कुल चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के केसेस में भी ये देखा गया है कि बहुत सी फैमिलीज़
8 8 10 10 बच्चे पैदा करते हैं, उनको 5 5 10 हज़ार पे शहर में आपने लाहौर में फॉर एग्जांपल एक विलेज एरिया वहाँ से आपने शहर के अंदर भेज दिया बच्चे को, तो 5 और 6 बच्चे अगर वो 5 5 10 हज़ार महीने का भेज रहे हैं घर के अंदर, तो बच्चे की कीमत के ऊपर आप अपना घर चला रहे हैं। ठीक है, वो आप नहीं रियलाइज़ करते कि जब आपने पैदा किया था तो उसके राइट्स भी थे, हमने वो राइट्स को इंश्योर करना था। बीइंग एडल्ट भी हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग पेरेंट्स भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे प्रॉपर्टी नहीं है किसी की। ये एक मिसकंसेप्शन है कि वालिदैन का बच्चा है तो वो जो मर्ज़ी उसके साथ करें। बच्चा भी ह्यूमन बीइंग है, चाइल्ड राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। बच्चे के हकूक़ इंसानी हकूक़ हैं, आप उनसे छीन नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फुलिशनेस है, ये एक प्रॉब्लम है कि हम बच्चे पैदा करते हैं और उनको जो है वो भेज देते हैं लेबर के सूरत में, और अपने घर का चूल्हा जला रहे होते हैं। हमारे घर में केबल भी लगी है, हमारे घर में पान सिगरेट भी पूरा है, हमारे बाकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, और कीमत जो अदा कर रहा है वो बच्चा कर रहा है, किसी के घर में, किसी की कोठी में, किसी की वर्कशॉप में, किसी की फैक्ट्री के अंदर, किसी की दुकान के ऊपर। सर अगर इसी से मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर हम ये भी देखें कि चलो बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ नहीं हो रहा, विच इज़ रेयर, अगर कोई चाइल्ड लेबर कर रहा है बच्चा, किसी काम में इन्वॉल्व है, चाहे अर्बन एरियाज़ में या रूरल में, और वो बिल्कुल ठीक सूरत हाल में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ फैक्टर कि बच्चे का चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बचपन जो उसे फारिग गुजारना है ताकि वो ग्रो कर सके, नॉट जस्ट फिज़िकली बट इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एज वेल। तो डू यू थिंक कि अगर एक परफेक्ट सूरत हाल भी प्रोवाइड कर दी जाए बच्चे को, कि उससे एक्स्ट्रा लेबर नहीं करा रहे, एक नॉर्मल काम करा रहे हैं, फिर भी उसका चाइल्डहुड जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है? बिल्कुल, ये तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम बच्चे के हकूक़ की बात करें तो जिस बच्चे को उसकी फैमिली से ही दूर कर दिया जाए तो वो बच्चा बेसिकली अपने बेसिक राइट से महरूम हो गया। यानी वो उन सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से अगर वो दूर है, और उसको आप जिस मर्ज़ी नाम के ऊपर कि वहाँ पर आपको तालीम भी मिलेगी, वहाँ 2 वक्त का खाना भी अच्छा मिलेगा, छत भी मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद ये उसके हकूक़ छीनने के मुतरादिफ़ है कि अगर हम उसको उसके पेरेंट्स से, उसके सिबलिंग से दूर करके कहें कि वो बेहतर हो जाएंगे। हमें जो भी करना है वो फैमिली और फैमिली यूनिट की प्रोटेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, एक इंटरनेशनल लॉ भी है, और इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है कि रियासत जो है वो फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इक़दाम करेगी। तो ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, किसी को बच्चा चाहिए और वो बड़ी कोई कार खैर करना चाहता है तो वो गार्डियन कोर्ट में जाए, जाकर उसकी गार्डियनशिप ले ले। जो कानूनी तरीकाकार है ना, आप अपने घर में लेबर रख कर कहें कि हम जो वो खैर का काम कर रहे हैं या सवाब का काम कर रहे हैं, हाँ, तो ये किसी भी सूरत वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइल्ड राइट के पर्सपेक्टिव में अगर उस लेंस से देखें तो ये कभी भी जो है वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। यानी जो मैं समझ पा रही हूँ इस चीज़ से कि एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना है स्टेट को, तो पहले उसकी फैमिली को, उसकी माँ को, उसके बाप को प्रोटेक्ट करना है, तभी बच्चा भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगा काफ़ी हद तक। फैमिली यूनिट को हमने बरकरार रखना है, उसको प्रोटेक्शन वहीं पे प्रोवाइड करनी है। अच्छा सर, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर जो है बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, स्पेशली हम लाहौर में देखें, कराची में देखें, रियली कॉमन, हर दूसरे घर में उन्होंने बच्ची या बच्चा रखा हुआ है कोई भी काम करने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि क्या अंडर द पाकिस्तानी लॉ इसे किस तरह डिफ़ाइन करता है पाकिस्तानी लॉ, एंड इज़ इट अ क्राइम? बिल्कुल, असल में पहले तो रियलाइजेशन ही नहीं थी कि ये क्राइम है। वही वाली बात कि पहले लोग यही समझते थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, किसी गरीब का बच्चा अपने घर में रखा हुआ है, तो ये रियलाइजेशन नहीं थी। मैंने बताया कि 100 से ज़ायद बच्चों की अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई, बच्चों का मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इस्तेहसाल हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, इस किस्म के वाक़यात जो थे वो रिपोर्ट होना शुरू हुए। तो फिर रियलाइजेशन हुई कि इसके ख़िलाफ़ कोई कानून जो है वो बनना चाहिए। एक टूथलेस सब लॉ पंजाब ने पास किया, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019। उसके अंदर एक शिक डाल दी गई कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पे काम नहीं करेगा। ये एक शिक है। हाँ, वो काम कर सकता है 15 साल की उम्र के बाद, और वो लाइट वर्क होगा 15 to 18 ईयर्स। लाइट वर्क की डेफिनेशन ये की गई कि उसकी एजुकेशन मुतासर ना हो, वो फैमिली के साथ हो, और कोई उसकी सेहत पर असरात ना पड़े। ये लॉ पास कर दिया। उसके अंदर कोई ख़ास पनिशमेंट नहीं है, जबकि क्राइसिस ये है कि बच्चे मर रहे हैं,
सूरत हाल ये है कि बच्चों को शदीद तशद्दुद का, देखें जब आपके पास एक बच्चा आ जाता है ना और आपके पास पावर है तो आप उसको मिसयूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जब आप अपने घर में बच्चा जब रखते हैं ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप एक मुलाजम घर पे रखते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। जब बच्चे को आप घर में रखते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके सोने के इनफैक्ट टाइम, आप एहसान कर रहे हैं। सोने के टाइम नहीं है, उसके उठने के टाइम नहीं है, वो सुबह आपके बच्चों के उठने से पहले उठेगा, आपके बच्चों को स्कूल भेज देगा, रात को आपके बच्चे आपके बेडरूम में सो रहे होंगे और वो थका और आप सबसे आखिर में किसी कोने खुदरे में किसी सीढ़ी के नीचे किसी स्टोर के अंदर जाकर सो रहा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टूथलेस लॉज हैं जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को जो डील करते हैं। इस्लामाबाद में बहुत से इंसिडेंट हुए, अभी रिसेंटली एक जज साहब के घर में हुआ, उससे पहले तैयबा टार्चर केस हुआ, एक वाहिद केस है जिसके अंदर चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के ऊपर किसी को सज़ा हुई है, ओके, अदरवाइज किसी को सज़ा भी नहीं होती। सिंगल केस या तो अनफॉर्चुनेटली किसी को चाइल्ड अपने घर पे मुलाजम रखने के ऊपर सज़ा नहीं हुई, हमेशा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, हमेशा केसेस वापस ले लिए जाते हैं, दे दिलाकर मामला ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ अर्सा पहले मुझे याद है एक लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ जिसके अंदर बच्ची के ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया था। तो उसके वालिदैन जब थाने में गए तो वो कंप्लेनेंट थे और ऑब्वियसली वो जो डिफेंस में रहने जिनके घर में वो बच्ची काम कर रही थी तो वो मुलजिम फैमिली थी। तो मुझे एक वो टीवी चैनल वालों ने फ़ोन करके पूछा कि जनाब हम थाने में आए हैं तो जो मुलजिम है वो सोफ़े पे बैठे हुए हैं और जो कंप्लेनेंट है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है। तो ये माइंडसेट है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। सम टाइम हमारा जो लीगल सिस्टम है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है उनको। तो हमारे पास अच्छे लॉ, अभी बहुत कोशिश हमने की, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं उनके साथ एज आ लीगल कंसल्टेंट काम कर रहा था। हमने चारों सूबों के अंदर कंसल्टेशंस की और एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया कि पाकिस्तान पीनल कोड को चेंज किया जाए, ताज़ीरात पाकिस्तान को चेंज किया जाए। चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी कहा जाता है, ये जदीद शक्ल है गुलामी की। एक बच्चे को आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के अपने पास रखते हैं, उसकी कोई छुट्टियों का शेड्यूल नहीं है, उसका सैलरी या उसकी पे उसको नहीं मिलती, वो उसके वालिदैन या पिम्प या जो मिडल मैन होता है उसको मिल रही होती है। तो जो स्लेवरी की जितनी कहते हैं कि निशानियाँ ना वो सारी की सारी चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के अंदर मौजूद है। तो उसके बावजूद हमारा लॉ उसको बेहतर डील नहीं करता। सिंध के अंदर प्रॉपर लॉ मौजूद नहीं है, KP के अंदर डिनाइल है कि हमारे यहाँ चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर होती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी होती है। सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर किसी हद तक लेजिस्लेशन की गई है जिसको हम टूथलेस कहते हैं कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो प्रिवेंशन कर सके चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर से बच्चों की। सर इसके साथ ही जो हमने एक अरेंजमेंट की बात की कि जब एक बच्चे को रखा जाता है अपने पास, कोई फैमिली रखती है तो उसकी फैमिली से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। हैव यू सीन एनी केसेस जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो? नो, बच्चे का तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है ना। क्या उसकी फैमिली ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो? कभी भी नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी फैमिली कैसे कर सकती है? मैंने बताया कि लॉ तो कहता है कि बच्चा प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही उनको ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली कोई चीज़ इन राइटिंग में होगी तो वो तो सामने नज़र आएगी। तो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट के तहत ये रखा गया था कि जो घर में काम करने वाला मुलाजिम है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाकायदा वो रजिस्टर्ड होगा, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। कहीं पे भी आप देखेंगे जो घरों में काम करने वाले उनसे जाके पूछेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो कभी भी वो सर नहीं। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो एक्ट आप बता रहे हैं, क्या इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट अगर लीगली लिखा भी हुआ है, अगर बच्चा अंडर एज है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, बच्चा तो देखें 15 साल तक की उम्र तक का बच्चा तो काम ही नहीं करेगा ना उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक। 15 साल से 18 साल तक की उम्र का बच्चा जो है वो लाइट वर्क कर सकता है, लाइट वर्क अलाउ किया गया है इधर भी और इस्लामाबाद में भी। इस्लामाबाद में 16 ईयर उन्होंने कर दिया, लेकिन वो सिविल लॉ है, वो उसकी नेचर जो है वो क्रिमिनल लॉ की नहीं है कि उसमें पुलिस इंटरवीन करेगी या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, बल्कि वो लेबर इंस्पेक्टर के और उसके मैकेनिज़म्स कंप्लेंट के दिए गए हैं किस तरीके से उसके अंदर कंप्लेंट की जाएगी। वो सिविल नेचर का एक प्रोसेस है। तो इस वजह से कोई सख्त लॉ नहीं है कि वो उसको जो है प्रिवेंट कर सके कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर नहीं होगी। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल लेजिस्लेशन की। होना तो ये चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहे हों और पाकिस्तान पीनल कोड में वाज़े जो है वो सेक्शंस होना चाहिए जो स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस को, हम इसको कहते हैं
ये जितनी प्रैक्टिसेस हैं ये स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें आप Okay. बच्चे को उठाते हैं उसके घर से, उसकी फैमिली से दूर लेकर अपने घर में रख लेते हैं और उसको बिल्कुल आप जो है वो पेरेंट्स और सिबलिंग्स और उसकी कम्युनिटी से दूर करने के बाद उसको आइसोलेशन में रखते हैं अपने घर के अंदर। तो ये स्लेवरी की जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको अबॉलिश करने के लिए हमें अच्छा कानून बनाना पड़ेगा और वो ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, हमारे लेजिस्लेटर्स के पास पेंडिंग है। कब पास होता है, फेडरल गवर्नमेंट कब उसको पास करती है, अब ये देखने वाली बात है। सर इसी में हमने चाइल्ड लेबर में मेंशन किया कि आपने कहा कि फैमिलीज़ जो हैं, जो गरीब एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज़ होती हैं, वो बच्चों से काम करवाती हैं और क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं होते, स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट दैट, लेकिन नहीं हो रहा वो। एट व्हाट पॉइंट जो चाइल्ड लेबर है वो एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है रादर देन हेल्पिंग एनी फैमिली? ये तो फर्स्ट डे जब वो हायर होता है बच्चा, वो एक्सप्लॉयटेशन है। आप अब बच्चा तो हायर कर ही नहीं सकते इन एनी केस। मैंने कहा ना कि आप इस वजह से अगर हम इसमें लाइट वर्क की बात करें जो अलाउ किया गया है, वो पार्ट डज टाइम इन दैट नेचर है, उसमें एजुकेशन उसकी मुतासर नहीं होनी चाहिए, वो पेरेंटल सुपरविजन में होना चाहिए, वो उसी सूरत में अलाउ है। जब 15 से 18 में बच्चा पूरी दुनिया के अंदर बच्चे समटाइम काम करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपने यूनिवर्सिटी स्कूल या कॉलेज की टाइमिंग के बाद ठीक है। वो किसी के घर में जाकर कोई छोटा मोटा काम कर दिया और उससे अर्न करते हैं। अगर वो प्रैक्टिसेस हो जाएं तो जिसमें वो उनकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ ना हो या उनको प्रोटेक्शन का इशू ना हो, तो लाइट वर्क तो अलाउ किया जा सकता है किसी हद तक, अगर उसके ऊपर सुपरवाइजरी। जो फुल टाइम चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जो हमारे यहाँ राइज है, वो तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी का बच्चा उठाकर अपने घर में रख लें और उसके वालिदैन को पैसे देकर और अपनी मर्ज़ी से काम करवाते रहें। तो वो तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर इसी के साथ साथ चाइल्ड लेबर के बाद हम अगर चाइल्ड मैरिजेस की बात करें, जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, देर आर रिलीजियस फैक्टर्स और बहुत नॉर्मलाइज्ड भी है कि बच्ची स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन जो हैं, लोग कहते हैं ऐसे बोझ भी कुछ लोग समझते हैं, कल्चरली बहुत नॉर्मल कर दिया गया कि शादी कर दें इनकी, ठीक है हमारे से बर्डन कम हो जाएगा। वो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, ज़्यादातर इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाते हैं। लड़के की कहा जाता है कि इसकी जल्दी शादी कर दें, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ये सुधर जाएगा। तो हाउ डू यू सी दिस, एंड इस तरह की प्रैक्टिसेस आज भी पाकिस्तान में डिस्पाइट लेजिस्लेशन क्यों है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली ये कह लें कि इसको बहुत अजीब तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसको मज़हब के साथ जोड़कर इसका अजीब यानी कह लें कि इसको रंग देने की कोशिश दी जाती है। हमारे यहाँ बरसगीर के अंदर पहला लॉ जो था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में पास हुआ था। Okay. और उसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कानून ड्राफ्ट किया था, तो उस वक्त भी जो क्लर्जी थी वो सारी की सारी, चाहे हिंदू थी चाहे मुस्लिम थे, वो उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। ये कौन सा लॉ पास कर रहे हैं, ये तो अगेंस्ट द रिलीजन है। तो कायद आज़म ने उस वक्त कहा था कि आई कैन नॉट बिलीव देयर कैन बी अ डिवाइन सैंक्शन टू सच ईवल प्रैक्टिसेस। ये उस वक्त कायद आज़म के वर्ड्स थे। और उन्होंने कहा था कि फॉर अ सिंगल मिनट मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता कि ये इस किस्म की। कायद आज़म की नज़र में तो अपनी नेशन थी, अपने नेशन के बच्चे थे, उनके ऊपर कम उम्री में आप शादी करके इतना बर्डन डाल देते हैं, वो एजुकेशन में नहीं जा रहे, मुकाबला उन्होंने करना था अंग्रेज़ के साथ, उनको तो एक नेशन चाहिए थी, तो वो उस पर ज़ोर दे रहे थे। जबकि दूसरी साइड पे उसको मज़हब का हम देकर तो कायद आज़म के ख़िलाफ़ फतवे जारी होना शुरू हो गए। तो 1929 में इतने हर्डल्स के बाद पहला लॉ जो वो पास हुआ था, जिसके अंदर जो एक उम्र सेट की गई थी मिनिमम एज के हवाले से। और इसमें लाइटर नोट में मैं अक्सर बात करता हूँ, कायद आज़म खुद भी विक्टिम थे चाइल्ड मैरिज के। उनकी शादी भी बचपन में हुई थी। और दूसरी साइड पे जो हिंदुओं के लीडर थे उस वक्त, गांधी साहब, उनकी भी चाइल्ड मैरिज थी और वो भी इसकी फेवर में थे, वो भी चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करना चाहते थे। तो पहला लॉ हमने 1929 में पास किया, उसी को अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने, उसी को अब तक इस साल तक यानी लास्ट मंथ तक हमारे पाकिस्तान के पंजाब के अंदर भी और कुछ दूसरी टेरिटरीज़ में, केपी में अभी तक जो वही लॉ चल रहा था। अगेन वो एक सिविल नेचर का लॉ था, जिसके अंदर आपको
अगर आप देखते हैं कि कहीं पे चाइल्ड मैरिज होने जा रही है या चाइल्ड मैरिज हो गई है तो आप जाएंगे, जाकर यूनियन कौंसिल को बताएंगे। पुलिस की इंटरवेंशन नहीं थी उस लॉ के अंदर। अच्छा। तो आपने जाना है यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को जाके कंप्लेंट करनी है, वो ऑब्जर्व करेगा, इंक्वायरी करेगा, देखेगा और वो एक इस्तिगासा दायर करेगा फैमिली कोर्ट के अंदर। ठीक है। ठीक है, और इस दौरान शादी होकर शायद उनके बच्चे भी पैदा हो गए हों, यानी इस किस्म का वो मैकेनिज़्म उसके अंदर रखा गया था कि प्रिवेंट नहीं हो सकती थी, चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता था। बहुत दफ़ा कोशिश हुई, हमारे फेडरल जो लेजिस्लेटर हैं उन्होंने कोशिश की कि इस पे लेजिस्लेशन हो जाए, नहीं हो सकी। सिंध अलबत्ता 2013 में सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 पास हो गया था, उन्होंने वहाँ पे ये लॉ पास कर लिया था। ओके। जो एक बेस्ट एग्जांपल थी दूसरे सूबों के लिए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में कोशिश होती रही पंजाब के अंदर कि इसको बेहतर किया जाए, लॉ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। 2015 के अंदर भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन टूथलेस रही, कोई डेंट नहीं हम डाल सके। फाइनली अब जो रिसेंटली ये लॉ पास हुआ है लास्ट मंथ, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अब पंजाब असम्बली ने पास किया है, वो एक ज़बरदस्त कानून है जिसके अंदर उम्र को सेट कर दिया गया है दोनों के लिए। पहले डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, लड़की के लिए भी 16 साल और लड़के के लिए 18 साल। अब दोनों के लिए जो है वो 18 साल उम्र आई रखी थिंक गई अभी है। सिर्फ केपी रहता है। अब सिर्फ केपी रह गया है, जिसके अंदर ये चेंज होने की ज़रूरत है लॉ को। बलूचिस्तान ने बड़ा अच्छा लॉ पास कर लिया, सिंध में ऑलरेडी मौजूद था, इस्लामाबाद की हद तक बड़ा अच्छा लॉ मौजूद है, और हमारे पंजाब में भी अब ये लॉ बहुत एफर्ट्स के बाद जो है वो फाइनली पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया और अब हमारी पंजाब असम्बली ने उसको पास कर दिया। तो उम्मीद है कि इससे अब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो विक्टिमाइज़ होती थी वो गर्ल्स थी। गर्ल्स चाइल्ड को डिप्राइव किया जाता था उनके राइट टू एजुकेशन से, उनके राइट टू डेवलपमेंट से, राइट टू सर्वाइवल। उनकी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ होती थी जब वेरी कम उम्री में, जब उनकी राइट टू चाइल्डहुड, राइट टू चाइल्डहुड ऑब्वियसली, बिल्कुल, जब उनसे उनका बचपना ही छीन लिया जाता था तो उनके सारे राइट डिप्राइव होते थे। जब उनके यहाँ अर्ली प्रेगनेंसी, जब अभी उस काबिल नहीं है उनका जिस्म और उनको अब एक और बच्चा पैदा करना पड़ता था, तो उस दौरान उनकी शरह मवाद जो थी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह जो शरह मवाद की है वो चाइल्ड मैरिज है, कि उसकी वजह से मदर की जान को भी ख़तरा और वो न्यू बॉर्न की भी जान को ख़तरा होता था, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होती थी प्रेगनेंसी के दौरान, और क्योंकि उसका जिस्म डेवलप नहीं हुआ होता था। तो ये एक हेल्थ का इशू भी था, एक सोशल इशू भी था, लेकिन इसको सिर्फ जो डिबेट की जाती थी उसको मज़हब के तनाज़ुर में जाके देखा जाता था। तो फॉर्चुनेटली अब इस पर हमारी जो काफ़ी सूबों में लेजिस्लेशन हो चुकी है, उम्मीद है कि पी के अंदर भी कुछ बेहतरी आ जाएगी, तो फिर पूरे पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर एक अच्छी लेजिस्लेशन मौजूद है और एक यूनिफॉर्म एज है, यूनिफॉर्म एज है, बिल्कुल 18 ईयर्स हमने सेट कर लिया। आपको दुआ ज़रा का केस याद होगा, आपको एक बच्ची को वहाँ से लाहौर लेकर आया गया और यहाँ पर उसकी शादी को रजिस्टर करवाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर मना था और यहाँ पे अलाउ करते थे। तो अभी इस्लामाबाद ने जब ये लॉ पास किया तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बीच में सेक्शन डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को मूव किया जाएगा इस्लामाबाद की टेरिटरी से इस मकसद के लिए कि किसी और जगह पर जाकर उसकी शादी, तो वो ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के तक वो आ जाएगा, उसने बच्चे को ट्रैफिक किया है, तो जो ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी अच्छी वो उन्होंने प्रोविजन डाल दी थी, तो जो कि सिंध के अंदर मौजूद नहीं थी, और इस वजह से वो यहाँ पर लेकर आते थे, और यहाँ पर चूँकि जिस मर्ज़ी कचहरी में, जिस मर्ज़ी कोर्ट में जाकर आप जो है वो शादी करवाओ और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करके बयान दिलवा दो तो आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती थी। तो उम्मीद है कि अब चीज़ें और सूरत हाल जो हैं वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से बेहतर होंगी, बिल्कुल, होपफुली। अच्छा सर, इसके साथ ही चाहे चाइल्ड मैरिज हो या चाइल्ड लेबर हो, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है राइट टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू एजुकेशन। बिल्कुल। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, पाकिस्तान में सूरत हाल देखें तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स फ़ी नहीं लेते, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन की क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल थिंग, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो अनस्टेबल फैमिलीज़ हैं वो नहीं भेज सकती अपने बच्चे। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि स्पेशली वो बच्चे जो कि बहुत पुअर फैमिली से होते हैं, जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं होता, उन पर इमोशनली और साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट होता है व्हेन दे लैक एजुकेशन? देखिए, एजुकेशन कोई
कह लें कि प्रिविलेज नहीं है, बल्कि ये राइट है बच्चे का ना। इसको स्टेट ने अपने जिम्मेदारी ली है कि हमने हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अनफॉर्चुनेटली कह लें कि बहुत से इलाकों में अभी भी बच्चियों को स्पेशली सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो बच्चियों का इशू होता है कि एक्सेस नहीं हो पाती, उनके पास स्कूल नहीं है एरियाज़ के अंदर, दूर भेजने के लिए फैमिली तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से बच्ची को डिप्राइव कर दिया जाता है राइट टू एजुकेशन से। अदरवाइज़ हम देखें तो आज पाकिस्तान का कोई ऐसा शोबा नहीं जहाँ पर बच्चियाँ या लड़कियाँ मौजूद नहीं हैं। आप CSS में देख लें, आप आर्मी में देख लें, या मेडिकल के शोबे में देख लें, तो बच्चियां जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, उसको एक्सेस ही नहीं देते, तो ऑब्वियसली उसका जो बुनियादी हक है हम उनसे छीन लेते हैं। बहुत से इलाकों में अभी भी बच्चियां जो हैं स्कूल नहीं जा सकती। बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर स्कूल्स मौजूद नहीं हैं, जहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि किसी तरीके से जो है वो उन बच्चियों तक जो एक्सेस है वो पहुंचाई जा सके। इसको इंसेंटिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है कि हम इंसेंटिव दें उन जगहों पर जहाँ पर बच्चियाँ अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जहाँ पर बच्चियाँ एक्सेस नहीं कर सकती हैं एजुकेशन को ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू अदर रीजंस। तो वहाँ पर कम से कम उन बच्चियों को स्कूल जाने के ऊपर कुछ माहाना उनके वालिदैन को जो है वो पैसे दे सके। पंजाब के अंदर कुछ एरियाज़ के अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं। हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो उन बच्चियों को मंथली कुछ स्टाइपेंड देते हैं जो बच्चियां स्कूल में जाती हैं। उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसको थोड़ा सा लार्जर स्केल पे करने की ज़रूरत है ताकि इनरोलमेंट की रेशो बढ़ सके और ड्रॉप आउट की रेशो कम हो सके। जो स्कूलों से बच्चे छोड़ के चले जाते हैं उनकी तादाद को कम किया जा सके, और एजुकेशन की जो में इनरोलमेंट की जो तादाद है बच्चियों की स्पेशली, उसकी तादाद को बढ़ाया जा सके। और जो नेटवर्क है स्कूल्स का उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ एक जो सबसे बड़ा इशू हमें देखने में नज़र आ रहा है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, उनकी एक्सेस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ एरियाज़ के अंदर स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स तो बना दिए, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हम इंट्रोड्यूस करवा पा रहे ना। एक नॉर्मल स्कूल के अंदर अगर हम ऐसे माइल्ड डिसेबिलिटी का शिकार बच्चों को एडजस्ट कर सकें तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया में ही होता है। लेकिन अभी तक हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पर शायद गौर नहीं कर रहे। तो एक बहुत बड़ी तादाद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की है जो कि स्कूलों में नहीं जा पाते, बच्चियों की है जो स्नीप कर पाते। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम आवाज़ें भी उठाते रहते हैं, बार बार बात भी करते हैं कि इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर, जब एक बच्चा स्कूल जाने की बजाय वर्कशॉप्स और स्ट्रीट्स में बड़ा होता है, लेबर करते हुए बड़ा हो रहा है, तो वो उस बच्चे को किस तरह इम्पैक्ट करती है चीज़? अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, हमने ख़बरों में सुनी हैं चीज़ें, उसे किस तरह इम्पैक्ट कर रही होती है वो चीज़ जब वो दूसरे बच्चों को देखता है, क्लास डिवाइड देखता है, जो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना बचपन गुजार रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बड़े अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, और वो बच्चा लेबर में इन्वॉल्व है, चाय दे रहा है, वो बच्चा उन्हीं बच्चों को खिलौने बेच रहा है गली में, उन्हीं बच्चों को खिलौने दे रहा है जो उसकी एज से शायद बड़े हों। तो उसको किस तरह फील होता होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऑब्वियसली ये सारे बच्चे जो मुश्किलात का शिकार हैं, जब हम इनके साथ मिलते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि एक तो इमोशनल ट्रॉमा से वो गुज़र रहे होते हैं, उनके साथ बहुत जो है वो एक कह लें कि ऐसी सूरत हाल होती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब भी सम टाइम होते हैं। आप कोई भी मुश्किल का, सिर्फ चाइल्ड लेबर ही नहीं, जो भी बच्चा प्रोटेक्शन के हवाले से किसी भी अब्यूज़ का शिकार होता है, उसको इन मुश्किल सूरत हाल में से गुज़रते हुए ज़हनी जो उलझने हैं या ज़हनी जो या नफ्सियात के जो मामलात हैं उनके ऊपर उनमें से गुज़रना पड़ता है। और फिर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं। और सिर्फ बच्चे की ज़ात के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता, पूरे हमारी सोसाइटी इससे मुतासर हो रही होती है, क्योंकि ये एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। हम समझते हैं गुर्बत की वजह से वो लेबर में आ रहे होते हैं, नहीं, लेबर की वजह से गुर्बत है।
यानी चाइल्ड लेबर करने की वजह से गुर्बत है हमारे यहाँ, बिल्कुल। इस वजह से नहीं। अगर वो बच्चा अगर किसी फॉर्मल स्कूल में जाएगा तो कल को वो इकॉनमी का एक अच्छा हिस्सा बनेगा, वो हमारी मईशत का एक बेहतर हिस्सा बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उल्टा है कि हम ये समझते हैं कि वो चूँकि गरीब है इस वजह से वो काम कर रहा है। बिल्कुल। गुर्बत ही इस वजह से है कि उस बच्चे से काम करवाया जा रहा है। ठीक है, हम ये डायलेमा है कि इसको ना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है, ना बच्चे के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर समझा जाता है। हम समझते हैं जो बच्चा किसी मुश्किल का शिकार है एज अ जुवेनाइल, किसी थाने में है या वो किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा है या किसी और सूरत हाल का चाइल्ड मैरिज का शिकार है, तो वो बड़ा हो चुका है। अब देखें ना, ये हम समझते ही नहीं है कि बच्चे का बचपना क्या है। अगर एक बच्ची जो है वो चाइल्ड मैरिज के लिए आई है, बीइंग ए चाइल्ड, अगर उसने मैरिज करनी है तो जज साहब इतने सेंसिटाइज नहीं है कि वो समझ सकें कि इससे इसका बचपना छीना जा रहा है। वो इस हवाले से सेंसिटाइज है, वो ये देख रहे हैं कि वो बड़ी हो चुकी है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, तो इसकी कंसेंट मौजूद है। उसकी इन्फॉर्म कंसेंट का उनको नहीं पता कि वो क्या मैटर रखती है या उसकी क्या अहमियत है। तो ये अनफॉर्चुनेटली मसाइल हैं जिसकी वजह से बच्चों को इमोशनली भी हम देखते हैं कि वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर भी असरात आते हैं, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी के ऊपर और इकॉनमी के ऊपर भी इन सारी चीज़ों के असरात हैं। जस्टिस इमान अली कहते हैं, एक बांग्लादेश के जस्टिस, चीफ जस्टिस शायद रहे हैं, उन्होंने कहा था कि चाइल्ड मैरिजेज एंड चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जो है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हैं। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी से जो है वो गुर्बत दूर नहीं हो सकती हमारे। तो बिल्कुल वो ठीक कहते हैं कि जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे ये मसाइल बढ़ेंगे, वो चाहे उनकी ज़ात से रिलेटेड हों, सोसाइटी से रिलेटेड हों, या हमारे ओवरऑल एज अ नेशन हमारी स्टेट के मसाइल हों। सर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को समराइज़ करें, चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिजेस, दोनों ही एक बच्चे का चाइल्डहुड छीन लेते हैं। बिल्कुल। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ख़वातीन जिनकी चाइल्ड अर्ली मैरिजेस कर दी जाती हैं, या वो बच्चे चाहे मेल चिल्ड्रन है या फीमेल जो डोमेस्टिक लेबर या स्ट्रीट्स में जो लेबर हो रही है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आर दे मोर वल्नरेबल टू ड्रग्स, क्राइम एंड एक्सप्लॉयटेशन लेटर ऑन? बिल्कुल। ऑब्वियसली एक बच्चा जो लेबर का शिकार है या फोर्स्ड है कि वो जाकर लेबर करे, और या वो डिप्राइव है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से, तो देर आर चांसेस कि वो क्राइम की दुनिया में जाएगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ उसका रुझान ज़्यादा होगा। ये तो नॉर्मल क्रिमिनल थ्योरी भी है ना, कि अगर आप डिप्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली उनका रुझान जो होगा वो उसको बेसिक उसके राइट्स नहीं मिलते, तो वो हो सकता है एग्रेशन में या उस रिवेंज में जो है वो इन एक्टिविटीज़ की तरफ जाए। क्योंकि हम अक्सर देखने को ये मिलता है कि बहुत से क्राइम्स जो कमिट किए जाते हैं यंग एज के अंदर, ऐसे बच्चे जिनको डेप्रिवेशंस होती हैं या उनको फोर्स किया जाता है और उनसे उनके बेसिक राइट्स जब छीने जाते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्राइम्स की शक्ल में, उनके क्राइम्स के बढ़ने की शक्ल में हमें नज़र आता है। फिर वो ड्रग्स में भी जाते हैं, वो फिर दूसरे क्राइम्स जितने होते हैं उनके अंदर भी वो इन्वॉल्व होते हैं। सर हमने जहाँ राइट टू एजुकेशन की बात की, वहाँ हमने ये भी बात की कि स्कूल्स में जो है क्वालिटी एजुकेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल जहाँ लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे पास एक ना डायलेमा है कि सोसाइटी हमारी इस तरह सोचती है, एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड्स हैं, वो सोचते हैं कि जब क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं रही हमारे बच्चे को, तो हम क्यों ना उससे कोई स्किल सिखा दें मैकेनिक की शॉप पे, ताकि वो बड़ा होके थोड़ा सा अपनी शॉप खोल लेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या ये जो एक आर्ग्यूमेंट है ये जायज़ है उस फैमिली का? ये निज़ाम तालीम का जो कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत दफ़ा आइडेंटिफाई किए गए हैं कि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो इस किस्म का है कि वो बच्चे को किसी भी हुनर की तरफ लेकर नहीं जाता, किसी स्किल की तरफ लेकर नहीं जाता, जिसकी वजह से एक ये परसेप्शन भी है कि तालीम हासिल करके उसने क्या कर लेना है। ये भी एक मंतक जो है वो पेश की जाती है, जबकि बच्चे का हक़ जो है वो बुनियादी तालीम है।
हाँ बिल्कुल, उसको हुनर सीखना चाहिए, उसको स्किल में जाना चाहिए, उसको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, उसको मुख्तलिफ जो स्किल्स में जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए तालीम के साथ। ये और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा निज़ाम तालीम को इम्प्रूव किया जाए ना। पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर यंग एज में बच्चे काम करते हैं, अपने घरों के अंदर भी काम करते हैं, अपने बड़ों का भी वो हाथ बटा रहे होते हैं, लेकिन उनकी तालीम भी जो है वो मुतासर नहीं हो रही होती, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है ऐसे अदारों को। हमारे यहाँ हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक दफ़ा कि जो बच्चे जेलों के अंदर आते हैं, हम क्यों ना उनको इस शर्त पे जेल से रिलीज़ करवाएं कि वो कोई स्किल सीखेंगे। तो हमने जो हमारा बच्चों के लिए यहाँ पे यंग बच्चों के लिए जो एक इदारा है टैफ्टा के नाम से, उनसे मिलकर तो एक प्रोग्राम बनाया है कि जब बच्चा रिलीज़ होगा तो वो आपके पास आकर फ्री स्किल सीखेगा। अब तो प्रिजन में भी आई थिंक ये रिफॉर्म्स आए थे, तो जी, वहाँ भी लेकिन skills बहुत सिखा रहे ज़्यादा हैं। वो उस तरीके से मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, चूँकि लॉ रिक्वायर करता है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। अब तो बच्चे को जेल में जाना ही नहीं चाहिए, कानून की रिक्वायरमेंट है कि बच्चा जेल में ना जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए। तो एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 आया था, उसने उसकी रिक्वायरमेंट थी कि जेल में भी ना जाए बच्चा और थाने में भी ना जाए। थाने का सब्सिट्यूट उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन होम होगा, और जेल का सब्सिट्यूट उन्होंने कहा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा, जहाँ पे ये स्किल्स सिखाए जाएंगे, जहाँ पे उसको बेहतर शहरी बनाकर, मौसर शहरी बनाकर वापस भेजा जाएगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों मौजूद नहीं हैं। तो ये अगर स्किल्स का इंतज़ाम किया जाए, बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक एजुकेशन में जो है वो जाने का मौका मिले, तो आई थिंक इससे शरह ख़वानदगी में इजाफ़ा होगा, हमारी एजुकेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा। इस पर बिल्कुल जो है वो स्टेट को सोचना पड़ेगा कि हम अपने निज़ाम तालीम को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तो बहुत सी और नई जहतें आ गई हैं एजुकेशन के अंदर। अब सिर्फ कायदे याद करने से या वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके नहीं है एजुकेशन के। अब तो बहुत चीज़ें आ चुकी हैं एडवांस, जहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, वो स्किल भी सीख सकते हैं, वो अपनी तालीमी जो है काबिलियत को भी बढ़ा सकते हैं। सर, अगर हम अब लॉज और जो लॉज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, उसकी बात करें, तो क्या फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जैसे आपने इसकी पहले भी बात की, क्या वो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? और अगर बच्चों को एक्सेस टू एजुकेशन डिनाई की जाए, फैमिली डिनाई कर दे, चाहे बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या व्हाटएवर, क्या कोई पाकिस्तानी सिटीज़न इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, सू कर सकता है? जो भी फंडामेंटल बच्चे के राइट्स हैं वो उनसे नहीं छीने जा सकते। एजुकेशन एक राइट है। हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले भी बात की कि बच्चा प्रॉपर्टी नहीं है पेरेंट्स की। अगर किसी बच्चे से उसके हकूक़ छीने जाते हैं, तो ये हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो सेंटर्स हैं, या चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो लेजिस्लेशन मौजूद है, उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें किसी भी अब्यूज़ के ख़िलाफ़। अब्यूज़ क्या है? आपकी पावर का गलत इस्तेमाल है ना, चाहे वो वालिदैन करें, चाहे वो कोई और कर रहा हो, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो अगेन एंड अगेन मैं तो कहूँगा कि चाइल्ड राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। हम किसी भी हक़ को छीन कर जो है वो बच्चे को जो है वो डिप्राइव नहीं कर सकते कि उससे उसका हक़ छीनने के बाद हम कहें कि बच्चा ठीक है। बिल्कुल भी नहीं ठीक रह सकता। और चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ों के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स हमारे काम ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन पंजाब के अंदर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है हमारे यहाँ। पंजाब डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 आया था, और ये वो उस वक्त आया था जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को कहते थे कि ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये उस वक्त जब 2000 के अंदर जावेद इकबाल ने 100 बच्चे को कत्ल करके और डिल्यूट कर दिया था एसिड के अंदर, और हम डिनाइल में थे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हमारा इशू नहीं है, ठीक है। ये उस वक्त 2004 में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पंजाब डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 पास किया था। उसके बाद 2016 तक, जब तक कि ज़ैनब का इंसिडेंट नहीं हो गया, कसूर का इंसिडेंट नहीं हो गया, हमने चाइल्ड के हवाले से, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से लेजिस्लेशन नहीं की। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना, तो वो हम वेट कर रहे होते हैं किसी बड़े हादसे का। जब कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर हम लेजिस्लेट करें, या कोई ऐसा नी जर्क एक्शन लेजिस्लेशन की सूरत, हमने रिपोर्ट सबमिट करवानी है तब लेजिस्लेशन आती है बच्चों के हकूक़ के हवाले से, या हमने कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब हम लेजिस्लेशन करते हैं। अदरवाइज़ हम प्रोएक्टिव नहीं हैं चाइल्ड राइट्स के हवाले से या चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, चाहे वो एजुकेशन हो या चाहे कोई और बच्चों के
हकूक़ का मामला हो तो हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हैं। सर जैसे आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ की बात की, हमारे यहाँ उसी तरह उसी के साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज बहुत सारे मौजूद हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ आते हैं, कुछ कमीशंस SOS हैं विलेजेस भी हमारे। बने हुए हैं, कमीशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं। ये पॉलिसीज़ या ये कमीशंस लैक क्या चीज़ कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में? लैक तो शायद अभी इतना नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गैप्स हमें नज़र आते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो गैप है वो बजटरी एलोकेशंस हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लेजिस्लेशन होने के बावजूद इसके के लेजिस्लेशन के अंदर भी लैकुनास मौजूद हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल पंजाब के अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन के सिस्टम की बात करें तो पंजाब डेस्टिट्यूटिंग नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड हु इज़ डेस्टिट्यूट और निगलेक्टेड। उसमें लंबी एक लिस्ट है कि ये बच्चा चाइल्ड निगलेक्टेड चाइल्ड है या डेस्टिट्यूट चाइल्ड है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा ऑन द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी वो तो डेस्टिट्यूट और निगलेक्टेड है, लेकिन जो बच्चा डिसेबल हो जाता है वो नहीं है। एक बच्चा जो है वो ऑन द रिस्क ऑफ चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोटेक्शन का इशू है, लेकिन जो बच्चा चाइल्ड लेबर में चला जाता है वो लेबर डिपार्टमेंट का इशू है और चाइल्ड प्रोटेक्शन का इशू नहीं है। इसी तरह चाइल्ड मैरिज कवर नहीं है, इसी तरह चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर या चाइल्ड लेबर या एक्सप्लॉयटेशन की दीगर फॉर्म्स हैं वो। तो कुछ लेकुनास तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉज के अंदर मौजूद हैं। सिंध के अंदर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है 2011 में पास किया गया था और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई थी अब्यूज़ की भी और प्रोटेक्शन की भी, जिसको वो लॉ कवर करता है। KP के अंदर एक अच्छा लॉ, बलूचिस्तान के अंदर एक अच्छा लॉ पास किया गया, लेकिन अगेन वहाँ पर विल की कमी है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन के मैकेनिज़म्स नज़र ही नहीं आते। पंजाब के अंदर भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं। हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स एक्सक्लूसिवली मौजूद नहीं है। हम जो फॉर्मल कोर्ट्स हैं उन्हीं के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं कि फ़लाँ कोर्ट के अंदर ये मामला चला जाए, तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो लॉ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और साथ में हमें बजटरी एलोकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर हम इन्वेस्ट करें। तो उसका फ़ायदा ओवरऑल इकॉनमी को होगा। जब एक बच्चा जब हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो हमें प्रोटेक्शन पे या उसके रिस्पॉन्स पे कम पैसे लगाना पड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ना तो हम प्रिवेंशन की तरफ आते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें अपना करिकुलम में जो है वो चेंजेस करने की ज़रूरत है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन्स लाने की ज़रूरत है। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशंस हैं, और उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा एक जो काम हुआ था, जो हमारी बड़ा अरसा डिमांड रही कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को पास कर दिया गया। अब नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पूरे पाकिस्तान के बच्चों की बात करता है और उसके अंदर चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, ICT की रिप्रेजेंटेशन है। तो वो गाहे बगाहे अब स्टेट ऑफ चाइल्ड के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। जो उनका मैंडेट है, अपने मैंडेट के मुताबिक वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की बात की तो उन्होंने एक लॉ ड्राफ्ट करके फेडरल गवर्नमेंट को दिया कि इसको बेहतर किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो सूरत हाल है या चाइल्ड मैरिजेस की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो ये सब कुछ जो है पिछले लास्ट 2 डेकेड्स के दौरान ही हुआ है कि हमने ये इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं। तो एटलीस्ट अब मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा उतना हमारा फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर होगा, क्योंकि यही बच्चे आने वाला कल है हमारा एज अ नेशन। अगर हम देखें तो इन्हीं से ही हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर हम मोर टू द सोल्यूशन साइड पे वापस आएँ कि सोल्यूशंस इन चीज़ों के क्या हैं, या जो बच्चा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज या किसी भी तरह के अब्यूज़ का शिकार है, उसके लिए क्या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं? वो कहाँ जा सकता है अगर कोई बच्चा इस तरह कॉल करना चाहे, या मैं या आप किसी बच्चे को देखते हैं, हम किसे कॉल करें डायरेक्टली, या वो बच्चा कहाँ पर जा सकता है हेल्प के लिए? जहाँ तक बच्चों के हकूक़ की बात है, हमारी जो स्टेट है ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है वो जिस हद तक भी अभी तक काम हुआ है उसके ऊपर काम कर रही है। इसको अगर देखा जाए तो राइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के। अगर हम सारों की बात करें, सर्वाइवल से लेकर
डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन के जितने राइट्स हैं उनमें हर एक के अंदर इतने मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप बर्थ रजिस्ट्रेशन से ले लें कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी 60 to 70% के दरमियान रहती है बर्थ की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती तो हमारे पास डाटा ही नहीं आता, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हमें फेस करना पड़ते हैं। और फिर अगर आगे चले जाएं तो हमें बहुत से दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो जितने इदारे बने उनमें एक बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने एक सिंगल हेल्पलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। चारों सूबों के अंदर 1121 एक हमारे पास यूनिवर्सल नंबर है जिसके ऊपर एक्सेस करके हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की सर्विसेज के हवाले से जो है वो बात कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई किसी बच्चे को कोई निगहदाश्त की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको कहीं सेंटर में रखवाने या शेल्टर की ज़रूरत है, तो ऐसी फैसिलिटीज़ के हवाले से या ऐसी कंप्लेंट्स के हवाले से 1121 पंजाब के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर एक स्टैंडर्ड हेल्पलाइन है। इसी तरह हमारे जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उनको उनकी वेबसाइट के ज़रिए से उनको अपना हम पैगाम भी दे सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन है चाइल्ड राइट्स के हवाले से। जितने भी पाकिस्तान के अंदर मामलात होते हैं वो खुद भी सब टाइप सोमोटो एक्शंस भी लेते हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी वो अटेंड कर रहे होते हैं और फिर वो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको गाइड भी कर रहे होते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड और फिर हमारी जो प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, पंजाब के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, सिंध के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, KP के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, बलूचिस्तान के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशंस, ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम अप्रोच करके तो चाइल्ड राइट्स के हवाले से कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उनको जो है वो किसी भी किस्म के सजेशन भी दे सकते हैं। और मेरा तो ये पैगाम होगा कि कोई भी ऐसा आप इंसिडेंट देखें तो ज़रूर अपने 1121 पे अगर आप एक्सेस कर सकते हैं या आप ओवरऑल किसी इशू को देखें तो आप ज़रूर जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उसको लिखें, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके ईमेल कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन के ऊपर बताया जा सकता है। तो ये हमें जो है वो हाईलाइट करने चाहिए। लेकिन समटाइम हम बच्चों के मामलात को देखकर खामोश हो जाते हैं, हम बात ही नहीं करते, हम कहते हैं हमारा कौन सा बच्चा है, किसी को मार पड़ रही है तो हमारा कौन सा बच्चा है। तो इसी चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी कि अल्टीमेटली चाइल्ड राइट्स के हवाले से या जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज़ हो रहा है, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द स्टेट, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द सोसाइटी इट्सेल्फ व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड राइट्स? कहते हैं ना कि एक बच्चे को जो है वो डेवलप करने में पूरे गांव का जो है ना वो कहते हैं एफर्ट्स होती हैं। किसी भी बच्चे को की तरबियत के हवाले से पूरी सोसाइटी का उसमें रोल होता है, किरदार होता है। और जब हम कहते हैं कि हम UNCRC को साइन किया तो वो हमारी स्टेट ने किया, स्टेट ने अपने सर पे जिम्मेदारी ली कि वो सर्वाइवल के जितने राइट हैं, वो डेवलपमेंट के जितने राइट्स हैं, वो प्रोटेक्शन के जितने राइट्स हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, पार्टिसिपेशन, बच्चे को शिरकत का हक देंगे, बच्चे को हम अपनी फ़ैसला साजी में शामिल करेंगे। ये सारी कमिटमेंट्स हमने खुद की हैं। हमने जाके एज ए स्टेट 12 नवंबर 1990 को पाकिस्तान ने UNCRC साइन किया था, बच्चों के हकूक़ का आलमी मुआहदा। तो ये रियासत ने अपने सर पर जिम्मेदारी ली है। तो बुनियादी तौर पर रियासत ने जब अपने सर पर जिम्मेदारी लिया है तो ये फिर हकूक़ पहुँचाने हैं उनको। ये ज़िम्मेदारी जब आप लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर उस पर अमल दरामद करना हमारी किसी भी सूरत में हम उससे बच नहीं सकते। जब भी कोई स्टेट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है तो फिर ये प्रोग्रेस जो है वो हमारे लिए गुड नेम और बैड नेम लेकर आती है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। समटाइम हम जो है वो सेम वही सजेशंस रिसीव करके दोबारा आ जाते हैं पीरियडिकल रिपोर्ट्स के बाद। समटाइम्स हमें वहाँ पर हजीमत का सामना करना पड़ता है कि पिछली रिपोर्ट्स में भी वही चीज़ें थी, अभी वाली रिपोर्ट में भी वही चीज़ें हैं। तो बावजूद इसके कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और दीगर मसाइल की वजह से हमें एज आ नेशन सफ़र करना पड़ता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की कुछ सिचुएशंस हैं, लेकिन चाइल्ड शुड बी द प्रायोरिटी। ये बच्चे को हम तरजीह देंगे तो ही मामलात बेहतर हो सकेंगे और ये उसका हक है और हक तो देना पड़ता है। यानी अगर आपने तस्लीम किया है तो फिर देना पड़ेगा। तो CRC पे के सिग्नेटरी होने के नाते ये तमाम के तमाम हकूक़ बच्चों को देना पड़ेंगे। ये रियासत की प्रायोरिटी होनी चाहिए। Definitely, I think children are the most vulnerable segment of our society, and they need to be protected by the state, by everybody living in the community, by every human जो उस बच्चे के साथ रह रहा है। ये सबकी जिम्मेदारी है और
अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया और इतने इलाबोरेट इतनी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किए तमाम लॉज, तमाम प्रोटेक्शंस और वो राइट्स जो बच्चों के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।